नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। आज इस सेशन में हम बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा जून 2012 के बारे में, क्योंकि पिछली वाली क्लास हुई थी, थोड़ी लेट है ये, लेकिन फिर भी तो इतिहास विषय के बारे में हम बात करेंगे। और जो पेपर हम सॉल्व आज करेंगे, जिसका विश्लेषण करेंगे, वो द्वितीय प्रश्न पत्र है। ठीक है। और सिंपल सी, जो भाई लोग आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए है कि हम इस प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन पर सॉल्व करेंगे और इसका विश्लेषण करके देखेंगे कि कोई प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न से भी कितने प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं। चलिए आइए, आप लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हों तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए, बस इतने रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि मेगास्थनीज की इंडिका परवर्ती ग्रीक यात्रिकों के विवरणों में सुरक्षित थी। निम्नलिखित ग्रीक यात्री विवरणों में से किसका विवरण इंडिका से संबंधित नहीं है। सिंपल सी बात, ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेगास्थनीज की इंडिका किताब लिखी गई थी, पहली बात तो यही याद ध्यान रखना है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। और इनके कह रहा है कि परिवर्ती ग्रीक यात्री, जो यात्री आए थे, यात्रियों को छोड़ दीजिए, और जितने यात्री उससे संबंधित थे अपनी किताबों में मेगास्थनीज का वर्णन किए थे, उनको छोड़ के एक ऐसे हैं ऑप्शन में, जैसे यहाँ पे टेसियस जो है एक मतलब उनसे संबंधित नहीं है, क्योंकि टेटियस वो था, राजवैद था, ये एक राजवैद है। तो राजवैद भाई कवियों से संबंधित हो ही नहीं सकता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, तो फिर कहानी और क्लियर हो जाएगी। कह रहे हैं कि सर जी, जो टेटियस था वो इंडिका संबंधित नहीं। क्यों नहीं है? स्ट्रेबो, एरियन, प्लीनी इंडिका से संबंधित हैं, जबकि इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। लेकिन आगे कह रहे हैं कि टेसियस मूलतः ईरानी राजवैद था। तो भैया ये डॉक्टर हैं, तो इन यात्रियों से इनका संबंध हो सकता है। तो बस इतनी बात याद रखनी, कहानी खत्म हो जाएगी। आएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे पे भाई बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं कि सर एक सूची इधर है, एक सूची इधर है, इन दोनों को मिलाना है। मतलब इधर वेद दिए हैं, वेद से संबंधित कुछ संहिताएं दी गई हैं, कौन संहिता किससे संबंधित से, बस इतनी बात आपको बतानी है। जैसे कह रहे हैं कि ऋग्वेद है, एक तरफ इन्होंने ऋग्वेद दिया है, तो ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो हम कहेंगे भैया, अगर मिलाएंगे तो ऋग्वेद साकल संहिता से संबंधित है, तो इसको मिला दीजिए साकल संहिता से। अगर यजुर्वेद को मिलाओगे तो आप कहेंगे वाजसनेयी संहिता यजुर्वेद से संबंधित थी। अगर आप सामवेद को मिलाओगे तो कौमुद संहिता जो है सामवेद से संबंधित है, और जो बच गई अथर्ववेद शौनक है। तो इसका मतलब है, इस हिसाब से अगर ऑप्शन पे आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपको सही मिल जाएगा। इस हिसाब से आज जाएंगे, कौन सही हो जाएगा मुन्ना? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसका मतलब जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो ये वेद वगैरह जो एकदम प्रारंभिक में ही पढ़ा दिए जाते हैं, उनको थोड़ा सा भाई पढ़ के जाइएगा। आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर वही चीज़ रिपीट हुई है कि सर जी सूची प्रथम है, सूची द्वितीय। अब कुछ निकाय दिए गए हैं, जैसे दिग निकाय, खुद्दक निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और इनसे संबंधित इनमें किसके बारे में लिखा गया, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझेंगे भाई। जैसे दिग निकाय है, दिग निकाय किससे संबंधित है? महापरिनिर्वाण से संबंधित उसमें चीज़ें लिखी गई हैं। जबकि खुद्दक निकाय में धम्म पद के बारे में बताया गया है। और वहीं जब आप बात कर रहे होते हैं कि विनय पिटक के, तो उन्हें खंदक की बात की गई है, अभिधम्म पिटक में कथा वस्तु लिखी गई है। इसका मतलब इस हिसाब से अगर ऑप्शन पे आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस हिसाब से अगर जाएंगे आप तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। देख लेते हैं, नीचे डिटेल दिया है, अगर कुछ गलत होगा तो भाई मिला लेंगे, वैसे संभावना कम है गलत होने की। दिग निकाय महापरिनिर्वाण सूत्र, खुद्दक निकाय धम्मपदक, विनय पिटक खद्दक, अभिधम्म पिटक कथा वस्तु से संबंधित है। चलिए आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। थोड़ा तेज से चलेंगे ना भाई, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। कह रहे हैं कि सर जी कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान से, मतलब इसमें सब सही है, केवल एक ऐसा होगा जो सही नहीं है, उसी को देखो। शिलालेख सारनाथ से संबंधित नहीं है, बस कैंसिल कर लीजिए। क्यों नहीं? अभी आगे क्लियर हो जाएगा। जबकि जो लघु शिलालेख है वो बहापुर से, ये सही है। स्तंभ लेख है रामपुरवा से, ये भी सही है। और लघु स्तंभ लेख है सांची, ये भी सही है। इस हिसाब से ये तीनों सही हैं, जबकि पहला जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर
ए आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है भैया, सही हो जाता है। अब इसे डिटेल कर लेते हैं कि उन्होंने डिटेल में क्या दे रखा है, क्योंकि डिटेल पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत जानकारी और आपको मिल जाएगी। कह रहे हैं कि सर जी अशोक के शिलालेख 8 स्थानों कहाँ कहाँ से, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कलसी, गिरनार, धौली, जौगढ़ और एंडरगुड़ और सोपरा से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान से समझेंगे। तो सारनाथ से नाम मिलके कहाँ का, इसमें सारनाथ का नाम कहीं आया भाई, तो शिलालेख सारनाथ से नहीं मिले, इसलिए वो गलत था, तो ध्यान में रखेंगे। जबकि आगे वो कह रहे हैं कि जबकि जो लघु शिलालेख है वो कहाँ से मिला है, वो बहापुर से मिला है। आगे कह रहे हैं कि जो स्तंभ लेख है वो रामपुरवा से मिला है, तो स्तंभ लेख रामपुरवा से मिला हुआ है। आगे कह रहे हैं जो लघु स्तंभ लेख है वो सांची से मिला है। इस हिसाब से आप अगर मैच करवाएंगे तो देखो बहापुर लघु शिलालेख, स्तंभ लेख रामपुरवा लघु सांची से, जबकि जो अशोक के शिलालेख है वो 8 स्थानों से भाई प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कलसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरंडगुड़ी और सोपरा, मतलब 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थानों से प्राप्त हुए। इसके अलावा और कहीं से अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं। इस हिसाब से वो सारनाथ दिया था, वो क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सर प्रशासनिक संरचना है और जिसका सही क्रम दिया गया है, तो क्या सही क्रम होगा बता देंगे। देखो इसका सही क्रम साफ साफ है कि स्थानीय, उससे छोटा होता है द्रोणमुख, उससे छोटा होता है करवर्ती और संग्रहण। इसकी बात तब की कही गई है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। स्थानीय, द्रोणमुख, करवर्तिक और संग्रहण, ये मौर्यकालीन प्रशासन की बात कर रहा है कि उस समय प्रशासन कैसा होता था। मतलब वहाँ पे जिला होता था, जिला का मतलब विषय, और उसके नीचे जिला के नीचे आएंगे तो आपको स्थानिक मिलेगा, स्थानिक नीचे द्रोणमुख मिलेगा। मतलब ऐसे कैसे मिलेगा अभी आगे पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। गांव की उसमें संख्या दी गई थी। देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि सर विषय जो होता था उसे जिला हम कहते थे, जिला के अंतर्गत आता था। और जिसमें कह रहा है कि सर जो स्थानिक होते थे उसमें 8 गांव आते थे, जिसमें द्रोणमुख आता उसमें 400 गांव आते थे, जहां पे करवर्तिक आता था वहां 200 गांव आते थे, और लास्ट में कह रहा है कि जहां पे संग्रहण होता था वहां 10 गांव। मतलब ये 10 गांव को मिला के संग्रहण, अगर आपको समझना है या अपनी कॉपी में लिखना है तो 10 गांव को मिला के संग्रहण, 200 गांव को मिला के करवर्तिक, 400 गांव को मिला के द्रोणमुख, 800 गांव को मिला के स्थानिक, और सबको मिला के जिला की रचना की जाती थी। ये मौर्यकालीन प्रशासन की बात हो रही थी। चलिए ये भी क्लियर हो गया भाई। आगे आएंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा, कह रहे हैं कि सर इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, कौन सबसे पहले हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। ठीक है, तो भैया इसकी डिटेल पढ़ लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं इन्होंने ना। तो डिटेल में आ जाते हैं भाई डायरेक्ट। क्या है कि मेगास्थनी 302 से लेके 298 ईसा पूर्व यूनानी राजदूत, जिसे यूनान के शासक सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनाकर भेजा था। तो पहली लाइन क्या याद रखनी है भाई, पहली लाइन याद रखेंगे, मेगास्थनीज कब आया था, 302 से लेके 298। किसका राजदूत बनके, सेलुकस निकेटर का राजदूत बनके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये पहली लाइन आप याद रखेंगे, 302 से लेके 298 ईसा पूर्व के बीच। और इसने इंडिका की रचना की थी। इन्होंने क्या लिखा था भैया, इंडिका। क्या लिखा था उन्होंने, इंडिका की रचना की थी। ये पहले ही क्लियर हो चुका। जो मूल रूप से अप्राप्त है, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन 3 एक लेखक अज्ञात है। अब देखो अगली है जो किताब उन्होंने लिखी है, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन 3, एक किताब का नाम है, लेकिन इसको जिसने लिखा था उसके बारे में आज तक पता नहीं चला था कि इस किताब की रचना किसने की थी। बात समझ, जबकि इसका रचना काल वो सबको पता है कि इसकी रचना काल हुई थी, क्या हो गया भाई, हाँ, इसकी रचना काल है 80 ईस्वी से लेकर 115 ईस्वी के मध्य इसकी रचना की गई थी। कह रहा है कि इसमें बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का विवरण प्राप्त होता है। आगे देखेंगे, टॉलमी ने जियोग्राफी की रचना की थी। ध्यान से समझेंगे भाई। यहाँ अब क्या याद करेंगे, अगली लाइन आपको क्या याद करनी है, याद ये रखनी है कि द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन को लिखने वाले का हमें पता नहीं है। ये किताब लिखी गई थी 80 ईस्वी से लेकर 115 ईस्वी के मध्य में,
और इसमें भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में लिखा गया, लेकिन लिखने वाला कौन है इसकी जानकारी नहीं है। आगे कह रहे हैं कि सर एक टॉलमी है जो जिन्होंने लिखी थी जियोग्राफी नाम से अपनी रचना लिखी हुई थी। इनके रचना काल का समय है, इनके रचना काल का समय है सर 2री सदी में। इसने भारत की यात्रा नहीं की थी, किंतु अपने विवरण में 7 वाहन नरेश 7 करड़ी का उल्लेख इन्होंने किया हुआ है। तो बस इतनी बात याद रखनी है कि भैया ये भारत टालमी नहीं आया था, लेकिन ये 7 वाहन नरेश 7 करड़ी के बारे में अपने किताब में जियोग्राफी में लिखता है। और लास्ट में बचता है, लास्ट में बात करेंगे कॉस्मोस। इनका समय है 535 ईस्वी से लेके 547। जो यूनानी यात्री था जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और भिक्षु और सौदागर के रूप में 535 में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। अब इसमें क्या याद रखेंगे भाई, इनसे आप याद रखेंगे, नाम है कॉस्मस, 535 से लेके 547। कहाँ के यात्री हैं? यूनानी यात्री हैं। इन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और 535 में दक्षिण भारत की यात्रा इसने की थी। बस इसमें से इतनी चीज़ याद रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब आइए इसको मिला लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी भाई। मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले क्या हुआ? इंडिका, उसके बाद द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसके लिखने वाले का कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद चीज़ होती है टॉलमी ने जियोग्राफी लिखी थी 3 नंबर पे, और कॉस्मस सबसे बाद में लिखा गया जिसने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। तो ए बी सी डी को क्रम में लगा लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आएंगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 7 की हमें बात करनी है। फिर वही सूची फर्स्ट सूची सेकेंड मिलाना है, लेकिन जब आप पढ़े रहेंगे तब ना मिलाएंगे, जब पढ़े नहीं रहेंगे तो फिर मूसर मिलाएंगे। आगे देखेंगे भाई, देखो कह रहा है कि आगाद क्लीज कौन था? आगाद क्लीज कौन था? वो किससे संबंधित था? तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है वो किससे संबंधित था? संकर्षण से संबंधित था। तो आगाद क्लीज किससे संबंधित है भाई? संकर्षण से संबंधित है। उसके बाद जाएंगे कडफिसेस किसको मानता था? बुद्ध को मानता था, उस समय का था। विम कडफिसेस आपको याद होगा, विम कडफिसेस किस भगवान की पूजा करता था? शिव भगवान महादेव की पूजा करता था। और कनिष्क प्रथम को अतश कहा जाता था। ये हो गया। इस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर है ए, आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए आपका सही हो जाएगा। कौन सा मुन्ना सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं, थोड़ा बहुत जो आपके दिमाग में डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। डाउट में नहीं रहेंगे भाई। सूची फर्स्ट सूची सेकेंड किसको किससे मिलाना है देख लेते हैं। अगाधो क्लीज संकर्षण से संबंधित है। कडफिसेस फर्स्ट बुद्ध से संबंधित है। विम कडफिसेस शिव से संबंधित है। उसके बाद कनिष्क प्रथम अतिशय से संबंधित है, मतलब इनसे ये चीज़ें संबंध रखती हैं। ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेंगे मुन्ना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि कौन सा रामगुप्त संबंधित परवर्ती साक्ष्य नहीं है? क्वेश्चन है निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन सा रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य नहीं है? तो देख लो, मिला लो भैया। कौन नहीं है? सोमेश्वर का मान सोलास, ये इनसे संबंधित नहीं है, ये हटा लो। बाकी जितनी चीज़ें हैं, हर्षचरित शंकराचार्य की टीका, अबुल हसन अली का मजमत उल तवारीख और अमोघ वर्ष का सज्जान ताम्रपत्र, ये इनसे संबंधित रामगुप्त से संबंधित है। अब रामगुप्त से संबंधित क्या क्या है वो देख लेते हैं तो कहानी क्लियर हो जाएगी। कहानी क्या क्लियर होगी भाई? कहानी है कि सोमेश्वर का मानसोल्लास रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य नहीं है, जबकि कह रहे हैं कि हर्षचरित पर शंकराचार्य का टीका, हर्षचरित पर शंकराचार्य का टीका, अबुल हसन अली का मजमत उल तवारीख और अमोघ वर्ष का संजान ताम्रपत्र रामगुप्त से संबंधित परवर्ती साक्ष्य हैं। अब आपको क्या क्या याद रखना है? आपको बस इतनी बातें याद रखनी है कि हर्षचरित पर शंकराचार्य का टीका, अबुल फजल
हसन अली का मजमत उल तवारीख रचना याद कर लेंगे भाई, पूछी जाती हैं बस। अमोघ व संज्ञान ताम्रप्रत, ये सब रामगुप्त से संबंधित है। तो क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 8। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है मुन्ना, किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है गुरु। अच्छा इसलिए है क्योंकि इसने कथन दिया है फिर कारण दिया है, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्या है कथन? उत्तर गुप्तकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण के माने जाते थे। बात तो सही है, ये तो भाई एकदम एक लाइन पढ़ेंगे तो बहुत कठिन नहीं है कि जो कृषक होते थे वो शूद्र वर्ण से संबंधित थे। कब की बात कर रहा है? उत्तर गुप्तकालीन की बात कर रहा है उस समय। ये बात तो सही है, मतलब कथन तो सही हो गया। अगर कथन सही है, अब हमें अगले पे चलना है। कह रहा है कि अगर गुप्तोत्तर युग के जनजातियों का बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेशन हुआ था, ये भी बात गुरु सही है। जब आप पढ़ेंगे गुप्तोत्तर युग, गुप्तों के बाद का युग पढ़ेंगे, तो वो जनजातियों का बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेशन हुआ, मतलब जाति व्यवस्था एकदम बढ़ती चली गई। समझ रहे हैं? इस हिसाब से अगर ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और उसका व्याख्या भी करता है। क्लियर हो गया बाबू? भाई एकदम चकाचक क्लियर। बस भाई इसी तरह जम के पढ़ते रहिए, फिर देखिए ना एक भी क्वेश्चन आरे बारे किनारे नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नाथ मुनि के आलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में संकलित किया गया है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। कहेंगे नल ईयर दिव्य प्रबंधन में इसका वर्णन किया गया है। किसमें? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है गुरु। आइए डिटेल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ होगा तो कुछ और चीज़ें याद करनी होंगी तो याद कर लेंगे। कह रहा है कि सर नलम ईयर दिव्य प्रबंधन नामक ग्रंथ नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किया। ध्यातव्य है कि मदुरा में तमिल कवियों का संगम सर्वप्रथम उल्लेख यारनार अगुल पोल रूल भाष्य की भूमिका मिलता है। याद कर लेंगे तो ठीक है, नहीं याद का आधा तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है भाई, ऐसे नाम है क्या कर सकते हैं। जिस समय हम लोग पढ़ते हैं ये साउथ मतलब दक्षिण भारत का इतिहास है, वहाँ का साहित्य यही सही है भाई, एकदम दिमाग का झिंगा लहू हो जाता है। या तो नाम ही उठपटांग है, क्या कर सकते हैं। अब तो थोड़ा बहुत याद हो जाता है कई बार रिपीट करने पे। आप लोगों के साथ भी तो यही होता होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? पहचानिए। अब जब वंश पढ़े रहेंगे तब ना भाई पहचान पाएंगे। डिटेल देख लेते हैं। वैसे यह वारंगल के काकती वंश से संबंधित थी, लेकिन डिटेल पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। रुद्रमा देवी वारंगल के काकती वंश की रानी थी, जो गणपति की बेटी पुत्री थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था तथा 35 वर्ष तक शासन भी किया था। गणपत ने अपनी राजधानी वारंगल में बनाई थी। अब देख लीजिए क्या क्या याद करेंगे। रुद्रमा देवी वारंगल ने किस वंश से संबंधित थी? काकतीय वंश से संबंधित थी, जो गणपत की बेटी थी या पुत्री थी। रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था इसने और 35 वर्ष तक यहाँ पे इन्होंने शासन किया। गणपत ने अपनी राजधानी वारंगल में बनाई थी। गणपत ने अपनी राजधानी वारंगल में बनाई थी और गणपत की ही पुत्री का नाम था रुद्रमा देवी, जो काकतीय वंश से संबंधित थी। 2-3 लाइनें हैं, याद कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी गुरु। क्वेश्चन नंबर 11 बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए क्योंकि वापस से सूची मिलान आया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि कीर्तिवर्मन किससे संबंधित है? सिंह विष्णु किससे संबंधित है? दंतिवर्मन किससे संबंधित है? और कहानी है विजयालय किससे संबंधित है? भाई सुनिएगा, जैसे आपको क्या ध्यान रखना है, अगर याद आ रहा है तो जल्दी जल्दी मिला लीजिए। जैसे कीर्तिवर्मन संबंधित है भैया वातापी के, सिंह वर्मन संबंधित है कांचीपुरम से, ठीक है। और अगर दंतिवर्मन संबंधित है मान्यखेट से और बच गया तो विजयालय किससे संबंधित है? तंजौर से। इस हिसाब से मिला लीजिए। इस हिसाब से अगर आप मिलाएंगे तो आपका जो सही जवाब निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका मुन्ना क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा भाई, एकदम चकाचक गुरु। ऑप्शन नंबर डी मिला लेते हैं, कहानी पक्की हो जाएगी। देखो नीचे कह रहा है कि सर सूची फर्स्ट है, उन्होंने मिला भी तो रखा है कि कीर्तिवर्मन वातापी संबंधित, सिंह विष्णु कांचीपुरम से, दंतिवर्मन मान्यखेट से, विजयालय तंजौर से। बात खत्म। जिंगल
देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आप भी क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश कीजिए जब तक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तब मज़ा तभी आएगा ना गुरु। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नांकित प्राचीन साहित्य ग्रंथों में से किसने चित्रकला संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है, वो संबंधित है ऑप्शन नंबर बी विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये बात कही गई है या उससे ये संबंधित है। पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला से संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है, जबकि पंचतंत्र में जातक कथाओं का उल्लेख किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड के अध्याय 35 से लेके 43 में चित्रकला से संबंधित है। बस इतनी बात याद रखनी है, क्लियर हो जाएगा। क्या याद करना है भैया, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला से संबंधित ये पुराण है, जबकि पंचतंत्र में जातक कथाओं का उल्लेख। पंचतंत्र बड़ी फेमस कहानी है कि वो 5 पंडित थे, भूखे थे, वो जा रहे थे, शेर मिल गया तामझाम, आप पढ़े होंगे, बड़ी कमाल की कहानी है, उस समय की बड़ी बड़ी फेमस हुई थी। ठीक है, आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 है, चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था। क्वेश्चन है कि राजस्व इकट्ठा करने का काम किसे दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सटीक और सही जवाब सी है कि वरिपोल तगकक जो था वो वहां का राजस्व अधिकारी होता था। डिटेल पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं कि वरिपोलकग चोल वंश का राजस्व अधिकारी था। तो ध्यान में रखेंगे भैया का और यहाँ पे चोल वंश भूमि कर का उपज का 1/3 भाग हुआ करता था, मतलब राजस्व 1/3 वसूला जाता था। आगे कह रहे हैं कि चोल काल में कासु सोने के सिक्के थे तथा कैंटन चोल कालीन मुख्य बंदरगाह था। आगे फिर कह रहे हैं कि शेरुदरम कनिष्क पदाधिकारी होते थे, जबकि सभा के सदस्यों को पेरुमकल कहा जाता था। भाई देखो यहाँ क्या क्या याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है, एकदम मस्त सा क्वेश्चन है, लेकिन और 3-4 पॉइंट और याद करने हैं। कौन कौन से, पहला, चोल वंश का जो राजस्व अधिकारी होता था उसे क्या बोलते थे भैया, वारिपोत गक नाम ही है। और जो वहाँ पे राजस्व लिया जाता था, जो टैक्स लिया जाता था, वो जितनी उपज होती थी उसका 1/3 लिया जाता था। और चोल काल में कांस से सोने के सिक्के थे और कैंटन यहाँ का मुख्य बंदरगाह हुआ करता था। तो ये ध्यान में रखेंगे, चोल वंश का मुख्य बंदरगाह कौन हुआ करता था, तो बताएंगे भैया कैंटन। शेरुंदरम कनिष्क पदाधिकारी होते थे और सभा के सदस्यों को पेरुम्बकल कहा जाता था। तो 3-4 चीजें यहाँ याद करनी, भाई याद कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। आएंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सर हमें कथन में से असत्य ढूंढना है। कौन कौन से असत्य हैं, कौन कौन से सत्य हैं, चलिए भाई ढूंढ लेते हैं। पहला कथन ये है कि बलबन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र बुगूरा खान ने खलनौती में सार्वभौम सत्याग्रहण की थी। ये बात सही है कि गलत है, तो ये बात मुन्ना सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता को बंगाल तक विस्तृत किया था, ये बात सही है ना मुन्ना, कहाँ गलत है ये बंगाल तक विस्तृत नहीं हुआ था, ये गलत हो गया। आगे कह रहे हैं कि सन 1324 में गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया था, ये बात तो सही है, एकदम चकाचक सही है। कह रहा है शमसुद्दीन इलायत शाह के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पे 2 बार आक्रमण किया था, ये बात मुन्ना गलत है। इस हिसाब से हम ये पाते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 गलत है, जबकि पहला और तीसरा बात सही है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन आपके सही होंगे बी वाला सही हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तो इसका चयन करना था, बात खत्म हो जाएगी। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 16, किसकी बात करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 की हम लोग बात करेंगे। चलो भाई फिर वापस से वही बात है ना, क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने कब क्या पूछा है, कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है और दोनों को मिलाना है कि सूची फर्स्ट मिलेगी, दिए गए में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है भैया, मिला लेते हैं। देखो मिलाना ना हो, हाँ मिलाना ही है, तो मिला लीजिए, तो इधर देख लीजिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, दिमाग कहाँ लगाए उतना।
सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती कहाँ के हैं? अजमेर के। शेख बहाउद्दीन जकारिया मुल्तान के। शेख फरुद्दीन मसूद गंज ए शक्कर कहाँ से? अजोधन से। शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ से मुन्ना? दिल्ली से। तो एक बात ध्यान में रखेंगे, ये लोग सूफी संत हैं, एक दूसरे से संबंधित है भाई। कई बार क्वेश्चन तो पूछा गया, जिसमें से औलिया साहब कुछ ज़्यादा बार पूछे गए हैं, औलिया साहब कुछ ज़्यादा बार पूछेंगे, तो ध्यान में रखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो आप पढ़ते हैं इब्न बतूता को, उसने अपने रचना में साफ साफ ये बात लिखी हुई है। समझ आई? ये तो सिंपल सा था, आप देखेंगे तो आपको भी आ रहा होगा, बहुत आसान है। जब पढ़े रहेंगे तो बहुत आसान हो जाता है, नहीं पढ़े तो फिर तो समझ ही रहे जिंदगी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद और सिंधु शब्द का प्रयोग इब्न बतूता ने किया था। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसकी प्रमुख रचना का नाम है रेहला। अब यहाँ से क्या क्या याद कर लेंगे बाबू, वो समझना है। पहला, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को, मतलब MBT के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंधु शब्द के साथ प्रयोग किया गया था। किसने किया था? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? अफ्रीका का था। किसके शासनकाल में आया था? तो MBT के शासनकाल में भारत आया था। और इसने जो किताब लिखी थी, जो रचना लिखी थी, उसका नाम है रेहला। तो याद रखेंगे इब्न बतूता से संबंधित क्या क्या याद रखना है भाई, कि इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री था, वो MBT के समय में आया था, उसने जो रचना की थी उसका नाम था रेहला। तो बात क्लियर हो गई भाई। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि महमूद गवां ने बहमनी अमीर वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए थे? क्या क्या कदम उठाए थे वो बता देना, क्लियर हो जाएगा। देखो, उसने भूमि अनुदान के आकार को कम कर दिया था, तो ये बात तो सही है, उसने यही किया था। अमीर का मतलब ऐसे ही, अमीर वर्ग का मतलब है कि जो प्रशासन में ज़्यादा हक जमाते थे, राजा के बाद या शासक के बाद जो ज़्यादा हक जमाते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, गद्दी सटा देंगे, फलाना कर देंगे, दिमाग कर देंगे, तो उन्हें उनकी शक्तियों पे अंकुश लगाने के लिए महमूद गवां ने ऐसा काम किया था कि अनुदान की भूमियों के आकार में कम कर दिया। जो दान देने वाली भूमि थी, कम दोगे, ज़्यादा दान नहीं दोगे तुम। उसने राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग को विस्तृत किया था। ये भी बात क्या है, सही है। उसने गवर्नर को एक से अधिक किलों पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी थी। ये भी बात सही है। उसने भूमि लगान को अधिक बढ़ा दिया था, ये गलत है। इस हिसाब से आपका जो सही जवाब है गुरु, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 आपका क्या हो जाएगा मुन्ना, सही जवाब हो जाएगा। मिला लेते हैं। देखो वो आगे कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं भैया, उसने भूमि अनुदान के आकार में कमी कर दिया, उसने राज्य के प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में आने भूमि को बढ़ा दिया, उसने गवर्नरों को एक से अधिक किलो पर नियंत्रण करने की अनुमति नहीं दी थी। तो ये बात तो ऊपर लिखी थी, अलग से लिख दी हैं आप। चलिए आएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इनको वापस से आपको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम के हिसाब से पहले इसमें देखो डाउट, यहाँ आंसर दिया ही नहीं है, दिया इसलिए नहीं, कुछ गलत होगा, तो इसलिए हम पहले चलते हैं वहीं पे जहाँ पे इन्होंने उत्तर दिया है। जो एकनाथ थे वो 1270 ईस्वी में, सूरदास थे 1483 में, चैतन्य थे 1486 में और तुलसीदास थे 1532 में। तो इस हिसाब से, लेकिन ये कह रहे हैं कि यूजीसी द्वारा इस प्रश्न का उत्तर ए दिया गया है, ये ए इसको मानते हैं, समझे, ए दिया गया है। लेकिन अच्छा एक चीज बताओ, जैसे हम अगर लिख दें तुलसीदास 1532, ठीक है, हम चैतन्य के सामने ये लिख दें, चैतन्य के सामने हम 1486 लिख दें, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों। अगर हम सूरदास के सामने 1483 लिख दें और एकनाथ के सामने 1270 लिख देंगे, तो सबसे पहले अगर कालक्रम के हिसाब से तो हम एकनाथ को सबसे पहले स्थान पे रखेंगे भाई 1270, उसके बाद आएगा 1483, सूरदास को हम दूसरे नंबर पे रख देंगे, उसके बाद 1486 इनको तीसरे स्थान पे रख देंगे और लास्ट में रखेंगे हम लोग 1532, इनको चौथे स्थान पे रखेंगे। इस हिसाब से पहले स्थान पे होना ये कि 2,
2 हो गया। दूसरे स्थान पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 3, लेकिन अब नहीं माने तो क्या किया जा सकता है। और तीसरे स्थान पे होना चाहिए 1 और चौथे स्थान पे चौथा था ये। तो इस हिसाब से अगर होता 2 3 1 4 तो है ही नहीं, लेकिन ए उन्होंने माना है तो आपको भी मानना पड़ेगा, लेकिन सही जवाब ये है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 भाई, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सर एक कथन दिया गया, एक कारण दिया गया और कह रहा है कि कौन सा कथन आपको मिलाना है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा भाई। कह रहे हैं कि सैन्य दृष्टि फिरोज शाह तुगलक का शासन अवशिष्ट था। क्या ये बात सही है? ये बात मुन्ना एकदम से सही है। वह नगरकोट के शासक को अपने अधीन करने में असफल रहा, लेकिन ये वाली बात क्या मुन्ना गलत है। अर्थात हम अगर ऑप्शन में पहुंचेंगे तो हम कहेंगे, ऑप्शन में पहुंचेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ये बात क्लियर हो गई भाई। क्वेश्चन नंबर 21 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसके कथनानुसार मुगल हसन सच्चरित्रार्थ का मंडप था। कौन ये बात कहता है? तो डिटेल पढ़ेंगे तो क्लियर हो पाएगा। मुगल इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने मुगल हरम को सच्चरित्रार्थ के मंडप के रूप में वर्णित किया गया है। निजामुद्दीन ने, अब देखो आगे क्या लिख रहे हैं कि निजामुद्दीन ने तबगात ए अकबरी की रचना की थी। उल्लेखनीय है कि गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जिसमें हुमायूं एवं अकबर के शासन से संबंधित जानकारियों का उल्लेख किया गया है। यहाँ से भाई अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या याद करेंगे। पहली बात है कि इनका नाम है निजामुद्दीन अहमद। क्या नाम है? निजामुद्दीन अहमद। जो मुगल में हरम होता था, कहा है कि सच्चरितार्थ के मंडप के रूप में इनका नाम लिया गया है। तो ये हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। आगे कह रहे हैं कि निजामुद्दीन अहमद तबगात ए नासरी की रचना की है। किसकी? तबगात ए नासरी। और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की है। किसने? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। हुमायूं के बारे में लिखा है, तो ध्यान रखेंगे गुलबदन बेगम ने हुमायूं की रचना की है। निजामुद्दीन अहमद ने तबगात ए अकबरी की रचना की है। तबकात ए अकबरी की रचना की है। और इसने जो मुगल का हरम होता था उसको कहा है सच्चरित्रार्थ। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 21। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। हमें 50 क्वेश्चन करने हैं गुरु। हाँ, दम बीच में नहीं तोड़िएगा कि हाँ बीच में गोला मार के भाग जाइएगा, नहीं, पूरा पढ़ना है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? मीर बख्शी कौन होता था? हम लोग पढ़ते हैं तो हम कहते हैं वो वेतन अधिकारी होता था। ये तो हो गया इसका जवाब, लेकिन अब हम और डिटेल में चलेंगे भाई। कह रहा है कि मुगल प्रशासन की व्यवस्था मीर बख्शी का पद प्रमुख वेतनाधिकारी होता था। इस पद पर विकास अकबर के काल में शुरू हुआ था। विदित है कि मीर बख्शी का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती, उसका हुलिया रखना, रसद प्रबंधन, हाथी घोड़े का प्रबंधन करना होता था। तो क्या क्या याद करेंगे इनके बारे में भाई। पहली बात, मीर बख्शी का जो पद होता था वो वेतनाधिकारी के रूप में होता था। उसका काम ये होता था कि वो सैनिकों की भर्ती करता था, उनकी हुलिया रखता था, कौन सा घोड़ा सही है, कौन सा सैनिक सही है, ये सब। रसद मतलब सैनिकों के लिए खाने की व्यवस्था कौन करता था? मीर बख्शी करता था। और हाथी घोड़े का प्रबंधन करता था कि लड़ाई झगड़ा होगा, मार पिटाई होगी, युद्ध होगा तो भाई उसमें हाथी घोड़ा लड़ने के लिए चाहिए। ये सब काम कौन देखता था? मीर बख्शी करता था या वो देखता था। तो ध्यान में रखेंगे मीर बख्शी का जो पद था वो किससे संबंधित था? वेतनाधिकारी से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किए गए? अकबर ने क्या नहीं किया था, बस ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो समझो, विधवा विवाह को वैधता प्रदान करना ये तो अकबर ने किया था। विवाह का पंजीकरण ये भी किया था। और सती प्रथा का पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा पाया था अकबर। वो कह रहा था ये गलत है, लेकिन पूरा तरीके से। और खतना करने की आयु 12 वर्ष किया था, ये काम उसने किया था। लेकिन जो काम नहीं किया था वो किया था सी वाला, उसने सती प्रथा पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगा सका था, वो ये नहीं किया था। बाकी तीनों काम उसने किए हैं। देखेंगे, अगर डिटेल करेंगे तो कुछ हो सकता है मिले।
कह रहा है कि अकबर ने अपने शासनकाल में कई सामाजिक सुधार किए, जैसे विधवा विवाह को वैधता प्रदान करना, विवाह का पंचीकरण, खतना करने की आयु 12 वर्ष आदि करना। जबकि अकबर द्वारा सती प्रथा का पूर्ण प्रतिबंध ना करके जबरदस्ती सती करने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। उन्होंने कहा कि भैया मत करो, जबरदस्ती मत किसी को चलाओ, कोई जल रहा है तो जलने दो, लेकिन खुद से जबरदस्ती मत जलाओ। इसलिए पूर्ण प्रतिबंध अकबर ने नहीं लगाया था। बाकी विधवा विवाह को उसने मान्यता दी थी। उसने विवाह करने के लिए पंचीकरण की व्यवस्था, विवाह रजिस्ट्रेशन कराओ तब विवाह होगा। और खतना करने की आयु 12 वर्ष तक कर दी गई थी। खतना होता है कि मुसलमान में एक प्रथा होती है, एक संस्कार होता है खतना करना। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे कि कौन सा कथन सही है, बस इतना बता देना है, कहानी सही हो जाएगी। तो सही अगर पढ़ेंगे, मुगल कालीन भारत में नील का उत्पादन दिल्ली और आगरा प्रांत तक ही सीमित था। ये भैया गलत है। मदद ए मास अनुदान को औरंगजेब ने वंशानुगत बना दिया था। ये बात क्या है, सही है। जहांगीर ने अल तमगा जागीरों के स्थानांतरण की प्रथा आरंभ की थी। गलत है, और बाकी सब गलत है। अगर एक सही निकल गया तो बाकी सब तो गलत हो ही जाएंगे यार। तो मदद ए मास अनुदानों को औरंगजेब ने वंशानुगत बना दिया था। क्लियर हो गया भाई। आगे देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जो डिटेल अभी होगी ना वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा भाई आप लोग। कह रहा कि जहांगीर ने अल तमगा जहांगीरों की प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है, और मुहरबंद और शाही सील युक्त भूमि अनुदान को ये कहा जाता था। मतलब एक समझो, मुहरबंद शाही सील से युक्त अगर कोई भूमि दी जा रही है तो उस भूमि को ही हम क्या बोलते थे, अल तमगा। क्या बोलते थे भैया, अल तमगा। चूंकि इसी नाम से सम्राट की मोहर इन अनुदानों पर लगाई जाती थी तो इसलिए इसे अल तमगा कहते थे। अल तमगा जागीर वंशानुगत होती थी। अकबर के शासनकाल में 15वें वर्ष में टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली प्रारंभ किया गया था। तो ये क्वेश्चन भाई याद रखेंगे, मैंने देखा कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर के शासनकाल में किस वर्ष टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। सिंपल सा आपका जवाब होगा कि अकबर के शासनकाल में 15वें वर्ष में टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। आगे कह रहे हैं, यह प्रथा बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालवा, गुजरात में प्रचलित थी। मदद ए मास अथवा सरयुगल भूमि अनुदान स्वरूप दी जाती थी, जिसे औरंगजेब ने वंशानुगत कर दिया था। अब यहाँ क्या याद करेंगे ये समझ जाइएगा। मदद ए मास या इसी को सरयुगल भूमि कहा जाता था। इसको जो दान दिया जाता था, औरंगजेब ने इसे कैसा बना दिया, वंशानुगत। मतलब एक वंश के बाद पापा को मिले बेटवा को मिलेगी, बेटवा के बाद पोता को मिलेगी, फलान ढंग का ऐसे ऐसे ट्रांसफर होती चली जाएगी। तो भाई क्लियर हो गया 24। यहाँ से क्वेश्चन अच्छा था कि 15वें वर्ष टोडरमल ने एक प्रथा शुरू की थी जिसको बोलते हैं जब्ती प्रथा, और किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में शुरू की गई थी। क्लियर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 24 भी क्लियर हो गया। आएंगे क्वेश्चन नंबर 25। देखें, कालक्रम के अनुसार विभाजित करना है तो छोड़ दीजिए, इसे पढ़ लीजिए और क्या है, क्योंकि बहुत जरूरी है नहीं। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है कि सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालक्रम के अनुसार देखो यहाँ पे दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं, तो नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना। शाइस्ता खां का चितगांग पर अधिकार 1665 में हुआ। शहजादे अकबर का दक्कन का पलायन हुआ 1681 में। औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा की विजय की गई थी 1687 में। खालसा की स्थापना की गई थी 1699 में। तो इस हिसाब से आप क्या क्या याद करेंगे भाई। पहला, शाइस्ता खां द्वारा चितगांग पर अधिकार किया गया 1665 में। शहजादे अकबर द्वारा दक्कन से पलायन किया गया 1681 में। और औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा विजय की गई 1687 में। और खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में। इस क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। इस हिसाब से जो आपका सही जवाब है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जवाब हो गया भैया, ऑप्शन नंबर बी। आपको एडजस्ट करेंगे तो कहानी मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 27 फिर वही से कहानी शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 27 कथन दिया है, कारण दिया है, तो कथन पढ़ लेते हैं भाई। कह रहा औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में
मुगल अमीर में राजपूत मंसबदारों की संख्या में कमी आई थी। तो ये भी बात सही है। और अगली बात है, औरंगजेब ने दक्कन से आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की थी। ये भी बात सही है। इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे तो हमें ए और दोनों, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं है। बात तो दोनों सही है लेकिन उसकी वो व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डिटेल पढ़ लेंगे तो थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। क्या है भैया डिटेल में क्या कह रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में उत्तरार्ध में मुगल अमीर राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई, क्योंकि औरंगजेब ने दक्कन से आए अमीरों को उनकी योग्यता के आधार पर बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की। औरंगजेब के काल में सूबों की सर्वाधिक संख्या थी जो 24 थी। तो इसमें एक लास्ट लाइन बस याद रखनी है कि औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा सूबे बनाए गए थे, वो कितने थे? वो थे 24। तो बात क्लियर हो गई भाई। बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इससे संबंधित आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है और कह रहा है कि मुगल सम्राटों के नाम पर विचार कीजिए। चलो भाई देख लेते हैं और इन्हें कालक्रम के अनुसार लिखाना है कि कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो क्लियर कर लेते हैं, चलिए क्लियर कर लेंगे भाई। जैसे जहांदार शाह 1712 से लेके 1713 तक, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक, अहमद शाह 48 से 54 तक और आलमगीर के बाद 54 से 59 तक। तो इसका मतलब है कि देखो पहले जहांदार शाह था, उसके बाद कौन राजा बना? दूसरे नंबर पे मोहम्मद शाह बना, उसके बाद कौन बना? अहमद शाह बना और उसके बाद कौन बना? आलमगीर द्वितीय बनता है। देखो एकदम क्रम से मिलाओ, क्लियर हो जाएगा। 1712 से लेके 1713 तक, मोहम्मद शाह 1719 से लेके 1748 तक और अहमद शाह 1748 से लेके 1754 तक और आलमगीर द्वितीय 1754 से लेके 1759 तक। इस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपको जो सही जवाब मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम कहानी शुरू करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन इसी से संबंधित दिया हुआ है बाबू। क्या दिया है भाई? कह रहा है कि कथन दिया है, कुछ कारक दिया है। तो कथन को पढ़ते हैं, कारक पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश इंडिया कंपनी ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारी प्रतिद्वंदियों को अपने मार्ग से हटा दिया था। अर्थात लगभग 1800 जब शुरुआत होने वाला था उस समय पुर्तगाली और डच को ईस्ट इंडिया मतलब अंग्रेजों ने अपने प्रतिद्वंदी के रूप से हटा दिया था। क्या ये बात सही है? तो ये बात हम देखते हैं कि भैया ये बात तो सही उन्होंने कही है। ये बात तो सही उन्होंने कही कि जब 17वीं शताब्दी के अंत में मतलब उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों डचों को प्रतिद्वंदी को हटा दिया था। हरा हरा के करे भैया तुम लोग जाओ, तुम अपना व्यापार करो आगे। कह रहे हैं कि जब इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ती दरों पर बेचते थे, तो भैया कैसे सस्ती दरों पर खरीदेंगे ज़्यादा और सस्ते पे बेचेंगे? पागल है, उनको लाभ नहीं कमाना है। तो बात सिंपल से हो जाती है कि भैया ये वाला गलत है, मतलब ये वाला गलत है। आर क्या हो गया? गलत हो गया। इस हिसाब से अगर बात करेंगे तो क्या मिलेगा? सही जवाब क्या होगा? ए सत्य होगा, लेकिन आर क्या हो जाएगा बाबू? गलत हो जाएगा ना भाई। गलत हो जाएगा कि नहीं हो? अच्छा कह रहे होंगे सर जो इसमें लिखा है वही आप बता रहे भाई। अगर हम अपने से बताने लगे, डिटेल करने लगे तो हम 50 क्वेश्चन कहाँ कर पाएंगे, लेकिन हमें 50 क्वेश्चन करने तो हैं। इसलिए मैं बस एक तरीके से रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आप जो चीज़ें आप पढ़े हैं वो और डिटेल में अच्छी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है भैया? कथन है, कारण है। ये कथन कारण बहुत देता है भाई, और कथन कारण से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ना भाई। 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश द्वारा दमन कर दिया गया था। ये बात सही है कि गलत है? भाई सही है। काहे नहीं? दमन नहीं होता तो उसी समय स्वतंत्र नहीं हो जाते। इसका मतलब ये जो बात कही गई है वो सही है। आगे कह रहे हैं कि कुछ को छोड़कर जैसे झांसी की रानी, बहुत कम भारतीय शासकों ने इस विद्रोह में भाग लिया। ये भी बात सही है कि भाई अगर सभी लोग एक साथ भाग लिए होते तो अंग्रेज उसी में भाग नहीं गए होते। लेकिन सभी लोगों को लगा नहीं हमारा काम नहीं हम कहाँ जाएं, हमारा काम नहीं हम कहाँ जाएं। ये होता ना देखी देखा। हाँ, तो उनका मुख देखो, वो तुम्हारा मुख देखे, कौन जाएगा? हो नहीं जाएंगे। बस नहीं जाओगे तो भैया कैसे हो सकता है काम? तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? सही है कि उसकी व्याख्या है। नो भाई,
और 1857 की क्रांति में हुआ यही था भाई, सभी लोग जिस तरीके से माहौल बना था उस हिसाब से अगर आंदोलन हो जाता तो अंग्रेज का बस क्या रुकते वो भारत में, भाग जाते सबको जान प्यारी होती है। आगे देखेंगे, यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश का दमन किया गया था क्योंकि भारतीय संगठित नहीं थे, कुछ को छोड़कर, जैसे झांसी की रानी आदि को छोड़कर थोड़े बहुत शासक थे। लेकिन आगे देखो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई, वीडी सावरकर ने 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ये लाइनें आप याद रखें। कई बार तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वीडी किसने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 की क्रांति को, तो उसमें नाम आता है वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इतनी बात याद रखेंगे भाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा रेट, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अभी 20 क्वेश्चन करने हैं बाबू, अभी 20 क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, बात करेंगे भाई। कथन है कारण। कथन क्या है कि डॉक्टर एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वराज शासन को आंदोलित किया था। ये बात सही है कि नहीं? ये बात सही है। उन्होंने कहा था कि साला अंग्रेजवा सब बहुत बेवकूफ़ हैं, इनकी बातों में मत आइएगा, इनका साथ मत दीजिएगा। तो इन्होंने स्वराज आंदोलन को संगठित किया था एनी बेसेंट ने। बहुत गजब की महिला थी भाई, विदेशी थी लेकिन भारत के लिए जो इन्होंने किया है, भारत अब उनके लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन बहुत कमाल की महिला थी, बहुत हिम्मती महिला थी। आगे देखेंगे, कह रहा कि वो भारत की जनता में सभी वर्गों को धार्मिक चिंतन से ऊपर उठकर एकल राजनीति के नारे पर संगठित करना चाहती थी। ये भी बात सही है, वो चाहती थी कि भारतीयों एक हो जाओ, नहीं तो अंग्रेज तुम्हें बर्बाद कर देंगे, नहीं तो अंग्रेज तुम्हें निपटाए देंगे अगर तुम एक ना ही हुए। तो ये कहती थी, समझाती थी भैया एनी बेसेंट। उसके बाद भी कुछ होते हैं ना गधा टाइप लोग, उनको समझ तो आता नहीं है। बात समझ में आई? तो इसलिए ये दोनों कहानियाँ सही हैं, ये दोनों बातें सही हैं। अगर ये दोनों बातें सही हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा कि ए सही है। और उसकी व्याख्या भी करता है, एनी बेसेंट ऐसा चाहती थी, उन्होंने स्वराज आंदोलन को संगठित किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की थी? तो भैया एकदम फटाक कहेंगे 1765 में ऐसा हुआ था। कब कहेंगे भाई? ऐसे क्वेश्चन तो आप पढ़ेंगे आपको दिमाग में आ जाएगा एकदम, राजा एकदम हाँ देना। ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो उड़ा के चले आए, 100 में 100 मार के आ जाए। समझ आई बात? अगर इतिहास से 50 क्वेश्चन है, 50 का 50 लो खुश। समझ रहे भाई? आगे देखेंगे, कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 में स्वीकार की थी क्योंकि 1764 के बक्सर के युद्ध में विजय के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल शासकों के मध्य 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें उसने ये कहा था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उसे दी जाएगी। तो आपको क्या याद करना है भाई? आपको याद करना है कि रॉबर्ट क्लाइव मुगल शासकों से बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 में स्वीकार किया था। कैसे? क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध में मुगल हार गए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में इलाहाबाद की संधि की, इलाहाबाद की संधि, जिसमें इलाहाबाद की संधि में ये कहा गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी होगी वो अंग्रेजों को प्राप्त होती है। जितना वसूली अब कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो झिंगा लेला हो जाए भाई। आएंगे दें क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि वेशीन की संधि जो 1802 में हुई थी वो किसके बीच हुई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसके बीच हुई थी? तो जैसे ही आपको पढ़ेंगे कहेंगे अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। किसके बीच में? अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। क्यों हुई थी इसकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं यहाँ। कह रहा है कि वेशीन की संधि जो 1802 में हुई थी अंग्रेज और पेशवा राव बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। यह संधि अन्य संधियों की अपेक्षा अंग्रेजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, मराठों के लिए अपमानजनक थी। विदित है कि देवगांव की संधि 1803 में किसके साथ हुई थी? रघुजी भोसले के साथ हुई थी। तो बस यहाँ दो बातें आपको याद रखनी है। वेशीन की संधि 1802 में किसके बीच? अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच। और देवगांव की संधि हुई 1803 में हुई, किसके बीच? अंग्रेज और रघुजी भोसले के बीच में होती है। बस दो चीज यहाँ याद रखेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी गुरु। कोई दिक्कत परेशानी भाई लोग नहीं है? थोड़ी मेहनत तो लग रही है भाई, हम भी 1 घंटा से बोल ही रहे हैं ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है कि एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया था स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? वो क्या चाहती थी? तो वो ये चाहती थी भारत के लिए
एक स्वशासन प्राप्त करना उन्होंने सबको बताया भी था कि भाई मिल बांट के रहिए, झगड़ा वगड़ा मत कीजिए, लेकिन कहाँ लोग मानते हैं। अब देखो इनसे कुछ चीज़ें तो अच्छी मिलेंगी एनी बेसेंट से संबंधित। क्या मिलेंगी? कह रहे हैं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन का लक्ष्य था कि भारत के लिए स्वतंत्र प्राप्त करना। ठीक है, अगली बात है कि होम रूल आंदोलन का प्रारंभ अप्रैल 1916 में हुआ था, जबकि जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था और मार्च 1916 में हुआ था। दोनों में अंतर है गुरु, क्या अंतर है मैं बता देता हूँ, क्लियर कर लेंगे। जो होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया अप्रैल 1916 में, वो शुरू किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल आंदोलन चलाया गया था वो मार्च 1916 में प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखेंगे, पहले बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन मार्च 1916 में प्रारंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन किया था स्वराज्य के लिए। बस एक लोग उत्तर भारत में थे, एक लोग दक्षिण भारत में थे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। बात करेंगे मुन्ना क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, कह रहा है कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो कारखाने बनाए गए थे उसको एक क्रम में, कि मतलब कौन सा कारखाना कब खोला गया था। जैसे अगर बात करेंगे सूरत, तो अगर इसको थोड़ा बड़ा कर लो, हाँ सूरत की बात है तो सूरत में उन्होंने कारखाना कब खोला था? 1613 में उन्होंने कारखाना खोला था। अगली बात है कि मसूलीपट्टनम में 1611 में सबसे पहले, फिर बाद में सूरत में गुरु याद करेंगे जब आए थे। ठीक है, हुगली में कब किया था? तो हुगली में उन्होंने किया था 1686 में। कब किया था? 1686 में। बालासोर में 1633 में। इस हिसाब से अगर व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, 2 1 4 3, जो सा ऑप्शन सही होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस हिसाब से मुन्ना क्या है? सही है। देखिए डिटेल देख लेंगे तो एक लाइन में मसूलीपट्टनम में 1611 सबसे पहले अंग्रेज यहीं पहुंचे थे, उसके बाद 1613 सूरत में, उसके बाद 1633 बालासोर में, हुगली में 1686। बात खत्म, झिंगा लहू हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उड़ा देंगे। वो थी एनी बेसेंट। कौन थी भैया? एनी बेसेंट। अब डिटेल कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जिन्होंने, आगे कह रहे हैं कि जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। विदित है कि, बताया गया है कि प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोनों लाइन याद रखेंगे भाई, भर भर के, मतलब कई बार रिपीट हुआ, भर भर का मतलब कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थी। ध्यान से समझेंगे, वही जब उन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू किया था उसके बाद। ठीक है, उसके बाद जो भारतीय पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है वो है सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन, क्या याद करेंगे? 1925 कानपुर अधिवेशन। क्लियर हो गया भाई, कोई डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जैसे ही ये क्वेश्चन आता है दिमाग में नाम आता है दादा भाई नौरोजी। किसका नाम याद आता है तुरंत भाई? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे दादा भाई नौरोजी। क्या था? पढ़ेंगे इसको। कह रहे हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने इस पुस्तक को बताया कि भारतीय गरीबी और भुखमरी का मूल कारण ब्रिटिश रेगुलेशन था। विदित है कि द वांट्स एंड मीन्स ऑफ द इंडिया एंड और ऑन द कॉमर्स ऑफ द इंडिया नामक पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। ये लास्ट में जो लिखा गया नहीं याद करेंगे, लेकिन ये बात आप जरूर याद कर लेंगे भाई कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ये बताया था कि भारत में गरीबी और भुखमरी काहे हैं, और उसके लिए जिम्मेदार ठहराया था ब्रिटिश प्रशासन को, इन्होंने जिम्मेदार ठहराया था।
क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि सर 8 अगस्त 1942 को किस दिन के रूप में महत्वपूर्ण इतिहास में किसके लिए जाना जाता है? तो हमें ये पता है कि इस दिन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। ये तो ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाता है, जैसे आप ऑप्शन पढ़ते हैं आपको एकदम क्लियर कट ये बात समझ में आ जाता है कि इस समय भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। कब कि भैया कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। समझ लीजिए, डिटेल कर लेते हैं तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि 8 अगस्त 1942 के दिन महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि आज़ादी से कम कुछ भी नहीं है तथा करो और मरो का नारा दिया था। अब आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 8 अगस्त 1942। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और इसी महीने का आज़ादी से कम कुछ भी नहीं हमें चाहिए, और अगर आज़ादी से कम कुछ भी नहीं चाहिए उसके लिए उन्होंने नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था। उन्होंने कहा था या तो कर जाओ कुछ या मर जाओ, अगर स्वतंत्र होना है तो अंग्रेजों को मार के भगाओ, अगर ऐसे ही गुलामी झेलनी है तो मर जाओ। बात समझे? करो। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में करो या मरो का द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 39 है वापस से कि इनको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सही कालक्रम में व्यवस्थित, तो देखो कह रहा है कि अल अर्फ मेयो कब? 1869 से 72 में। अर्ल ऑफ नॉर्थवुड 72 से 76 में। मिंटो दुती 1905 से 1910 में। और लिथिलिंगो 1934 से 1936 में। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग लगाना नहीं था इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में निपटा दिया। आएंगे क्वेश्चन नंबर 40। फिर वही एकदम सेम क्वेश्चन है कि सर कालक्रम में लगाना है इसको, और उस कालक्रम में कैसे लगाएंगे? जैसे सेंट थॉमे का युद्ध, अच्छा ऐसे करके व्यवस्थित करना है इसको। सेंट थॉमे का युद्ध, पिंडारी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और चतुर्दशी का युद्ध, इस तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? सेंट थॉमे का युद्ध पहले नंबर पे सबसे पहले हुआ था। उसके बाद जो युद्ध होता है वो होता है दूसरे नंबर पे चतुर्दशी का युद्ध, और तीसरे नंबर पे होता है बक्सर का युद्ध, और लास्ट में होता है पिंडारियों का युद्ध। इस हिसाब से अगर व्यवस्थित करेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए 1-4-1-4-3-2 ये मिल जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब मिला लेते हैं तभी क्लियर हो जाएगा। और क्या देखो यहाँ कह रहे हैं कि सेंट थॉमे का युद्ध कब हुआ? 46 से 47 में। चंदुर्थी का युद्ध हुआ 1758 में। बक्सर का 1764 में। पिंडारी का युद्ध 1817 से 1818 में हुआ था। याद कर लेंगे भाई, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई गुरु? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? कह रहा है कि सर एक तरफ सूची फर्स्ट है और दूसरे को मिला के व्यवस्थित करनी है, और इस हिसाब से मिला लीजिए तो क्लियर हो जाएगा भाई। क्या मिलाएंगे? पंजाब टेंसिटी एक्ट कब हुआ था भैया? तो ये हुआ था 1868 में। द इलबर्ट बिल कब आई थी? इलबर्ट बिल कब आई थी? तो 1883 में आई थी। हंटर आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप बताएंगे कि 1882 में की गई थी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1921 में हुई थी। इस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी क्या मिल जाएगा? सही मिल जाएगा, और आपकी कहानी यहीं पे सही हो जाती है। मिला लेंगे भाई। क्या क्या है मिलाना? क्या है कि पंजाब टेंसिटी एक्ट, पंजाब टेंसिटी एक्ट हुआ हाँ 1868 में। सही तो मिला है यार, हम ही डर गए। कह रहा है कि द इलबर्ट बिल कब आई? 1883 में। एल्बर्ट बिल 1883 में। हंटर आयोग 1882 में। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 में। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे भाई। मिला लीजिए कि कौन सी किताब किसने लिखी। ये पुस्तक है और लेखक है। कौन सी किताब किन्होंने लिखी है ये मिला लीजिए, क्लियर हो जाएगा। मिला कर लीजिए। यहाँ देखिए इसका जवाब दिया होगा तो ज़्यादा सही है, जवाब पढ़ लीजिए। कह रहा है कि द इंडियन पेंटिंग अंटर पर्सी ब्राउन मुगल्स ने लिखा था
आर्किटेक्चर ऑफ मुगल लिखे थे कैथरीन बी एसर इंडिया लिखे थे। द टेक्टिन ऑफ मुगल मोतीचंद पेंटिंग ने लिखा था। द पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर अशोक कुमार दास टाइम ने लिखा था। ऐसे करके मिला लेंगे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। हाँ अरे यार अब कौन है? ओ मम्मी। एक मिनट।
हेलो। अच्छा यार नंबर चेंज कर दिया क्या? पता नहीं, सचिन लिख के आ रहा था, पहले आपका नाम लिख के आता था। अच्छा ठीक। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है और कुछ नारा दिया गया है, तो कौन किससे संबंधित है? ये तो बहुत आसान है, आप निपटा ले जाएंगे, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप नहीं कर पाएंगे। कह रहा है कि सर सूची फर्स्ट में कुछ है और सूची सेकंड में है, तो देखो कौन किससे। जैसे करो मरो का नारा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 गांधी जी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा या स्वतंत्रता दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू। ये हो गया, आसान है, ये एक नया मिला था, बाकी सब तो ये तीनों तो बहुत पुराने हैं। अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने, ये इनका नारा था। आगे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दे रखी है? कुछ किताबें हैं उनके नाम दिए गए हैं, मैच करवा देना है, तो मैच कर लीजिए, वो ज़्यादा सही हो जाएगा क्योंकि समय हो चुका है। आप लोग क्वेश्चन नंबर सूची फर्स्ट सूची सेकेंड मिला लीजिए एक दूसरे को। जैसे कह रहा है कि फ्रीडम एट मिडनाइट कलिंग एंड लेपियर द्वारा लिखी गई। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन एक्ट लिखा गया था बीपी मेनन उस समय से। और ट्रावनकोर दीवान लिखा गया था सीपी रामास्वामी अय्यर के द्वारा। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिखा गया था पैथिक लॉरेंस के द्वारा। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, कौन किससे संबंधित है, क्लियर हो जाएगा बस। आगे देखेंगे। फिर रचनाएं हैं, फिर वही बात सिम से कि एक सूची है दूसरी सूची से मैच करना है। जैसे मेमोयर ऑफ द सेंट्रल इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? जॉन मेल्कन के द्वारा। एनल्स एंड एंटीविक्टिस ऑफ राजस्थान कर्नल टॉड के द्वारा। हिस्टोरिकल स्केचेज ऑफ द साउथ इंडिया लिखी गई थी एम विकल्स के द्वारा। और अर्ली एनल्स ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल लिखी गई थी CR विल्सन के द्वारा। इस हिसाब से जो जाएंगे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाए, बी सही हो जाए, वो बात की अलग बात है, लेकिन हमें इन किताबों के नाम अगर याद हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं याद हो सकते हैं तो फिर कोई बात नहीं, एक आध बार पूछी गई हो सकेगा, एक बार और पूछ ले। आ जाएंगे आगे। कह रहा कि विचारधारा किससे संबंधित क्या थी, ये हमें बताना है भाई, कौन सी विचारधारा किससे संबंधित थी बस। जैसे चर्च हिस्टोरिकल ग्राफी मध्यकाल में फेमस हुई थी। एर्नल्ट एंड हिस्टोरियोग्राफी 18वीं शताब्दी में। एनॉल्स हिस्टोरियोग्राफी 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शुरुआत में। और सवल्टर्न हिस्टोरियन ग्राफी 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंत में हुई थी। खैर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जरूरी। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है गुरु। कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये देखो। निम्न पूरा पाषाण काल में शिकार होता था, खाद्य संग्रहण होता था, ये बात सही है कि शिकार भी उस समय शिकार भी किया जाता था और खाना को बचा के भी रखा जाता था, ठीक है। लेकिन आगे बात करेंगे तो मिलेगा उच्च पूरा पाषाण काल, शिकार भी होता था, खाद्य संग्रहण, ये भी बात सही है। जबकि मध्य पाषाण काल में ऐसा नहीं होता था, नव पाषाण काल में खाद्य का उत्पादन होने लगा था। मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा शिकार व खाद्य संग्रहण के पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, तो यहाँ पे एक ऐड चीज होने पशुपालन होना चाहिए था। जबकि नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादन किया जाने लगा था, साथ स्थायी मानव जीवन का भी प्रारंभ हो गया था। क्यों हो गया था मानव जीवन का प्रारंभ? क्योंकि जब नव पाषाण काल में कृषि हो जाएगी तो कृषि करने के लिए लोगों को एक जगह रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 47। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48, मिला लीजिए, कहानी क्लियर हो जाएगी भाई। सूची फर्स्ट में सूची सेकंड। सराय खेला कहाँ पड़ता है भैया? पाकिस्तान में। तरखान वेल डेरा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कुनाल पर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। और एक और है शिकरपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे? गुजरात में। तो ये बात याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया गया है? कह रहा है कि कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है? तो एक चीज प्रस्तर उपकरण बनाने का कार्यशाला कहाँ था? ईसमपुर में। बाकी जितने हैं वो सब गलत है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेंगे भाई, जरूरी है। कह रहा है कि कर्नाटक के गुलबर्गा में
प्रस्तर उपकरण बनाने का कार्यशाला प्राप्त हुई है। तो पहला क्वेश्चन यही आपको तैयार हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक के कहाँ पर प्रस्तर उपकरण बनाने का कार्यशाला मिला है? गुलबर्गा में ऐसा हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि 200 इल्यूशियन साइट प्राप्त हुआ है कि नवपाषाण काल में बुर्ज होम और गुफरकराल जो गर्तावास है, अनेक प्रकार के मृदभांड और प्रस्तर हड्डी के बने औजार प्राप्त हुए हैं। तो बस ठीक है, एक इसमें बहुत कुछ याद तो करना था नहीं था। अच्छा, यहाँ पे दिया सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, किताबों का नाम दे रखे हैं तो मिला लीजिए। कह रहा है कि सर मासीर ए जहांगीरी लिखी गई थी ख्वाजा कामगार कौरत खान के द्वारा। इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखी गई थी मोतमिद खान के द्वारा। मासीर ए आलमगीरी लिखी गई थी साकी मुस्तैद खान के द्वारा। फतुहात ए आलमगीरी लिखी गई थी ईश्वरदास नागर के द्वारा। क्लियर हो गया? तो ये हमारे आज के थे 50 क्वेश्चन। कैसे लगे जरूर बताएंगे, और अगर इतनी मेहनत आपको लग रही है कि मेहनत की जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।